हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल हमने आपको बहुत कुछ बताया था। क्या बताया था? प्रकाश का अपवर्तन बताया था, अपवर्तन का कारण बताया था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था क्रांतिक कोण। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्रांतिक कोण के आगे ही एक स्टेप है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सब लोग समझिए, कल हमने आपको बताया था, क्या था बताओ। सबसे पहले एक प्रकाश किरण आई थी और ऐसे करके मुड़ गई थी। फिर हमने कहा था अगर इसका मान थोड़ा बढ़ाएंगे तो इसका और बढ़ेगा, इसका और बढ़ाएंगे इसका और बढ़ेगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इसके मान पे इसका मान 90 हो जाएगा। ठीक है, गाना गा के याद कराया था कि जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर का मान बढ़ता जाता है, और आई के एक विशेष मान पर आर का मान 90 हो जाता है। आई के इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन जरा सुनिए भैया, अगर अब थोड़ा सा मान और बढ़ाएं तो अभी तक तो ये यहां जा रही थी, देख रहे हो, तभी तो कोण 90 रहा। लेकिन अगर मान और बढ़ा दे तो ये किरण यहां वापस जाने लगेगी, यानी ऐसे आई, टकराई और वापस जाने लगेगी, यानी पूरे का पूरा प्रकाश वापस जाने लगेगा। उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। पूर्ण का मतलब पूरे का पूरा, आंतरिक का मतलब अंदर ही वापस, और परावर्तन का मतलब टकरा के वापस लौट जाएगा। इसका मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी से टकराती है और वापस चली जाती है तब हम लोग उसे कहते थे परावर्तन। यानी जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक विशेष स्थिति में इसका मान 90 हो जाता है, उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। थोड़ा सा मान और बढ़ाने पर पूरे का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, और फिर कुछ इसके उपयोग के ऊपर भी चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हेडिंग डालिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा? वही बात देखिए, जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाता है। कि जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं वो वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाता है। टणांग। तो जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन आई के एक विशेष मान पर, कुछ लोग सोच रहे हैं कि तो वही क्रांतिक कोण लिखवा रहे हैं, वो नहीं लिखवा रहे, उसके एक अगला स्टेप लिखवा रहे हैं। देखिए, आई के एक विशेष मान पर, आई के एक विशेष मान पर, आई के एक विशेष मान पर आर का मान 90 हो जाता है। आई के एक विशेष मान पर आर का मान 90 हो जाता है। आई के एक विशेष मान पर आर का मान 90 हो जाता है। आई के एक विशेष मान पर आर का मान 90 हो जाता है। आई के एक विशेष मान पर आर का मान 90 हो जाता है। देखिए, इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। यहां तक तो कल वाली बात है, लिखे रहो। इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा अगर और बढ़ाया तो प्रकाश वापस आने लगेगा। इसी को कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखिए, परंतु आई का मान, परंतु आई का मान क्रांतिक कोण से, परंतु आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा, परंतु आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक बढ़ाने पर, थोड़ा सा अधिक बढ़ाने पर, आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक बढ़ाने पर, आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक बढ़ाने पर, आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक बढ़ाने पर, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक
बढ़ाने पर पूरे का पूरा प्रकाश, पूरे का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। पूरे का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से वह जा रहा था, यानी यहीं से आया और वापस जाने लगा। पूरे का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से वह जा रहा था, जिस माध्यम से वह जा रहा था। पूरे का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से वह जा रहा था, जिस माध्यम से वह जा रहा था, जिस माध्यम से वह जा रहा था, जिस माध्यम से वह जा रहा था। देखिए इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिन लोगों की फीस नहीं जमा है अपनी फीस क्लियर करें। और कोई एक बच्चा था, ठीक है, उसका नाम लिखा हुआ अभी हमने देखा नहीं है, वो 500 रुपये रख के दे गया था। भैया 500 रुपये फीस नहीं है, 700 रुपये फीस, और उसके 699 रुपये भी हम नहीं लेंगे, ये बात समझ लो। क्योंकि शहर के जो बहुत काबिल मास्टर हैं जो 2 रुपये का काम नहीं करके देते हैं, टेस्ट के नाम पे कहीं एक महीने में एक टेस्ट हो गया तो ठीक, आदमी नाम सुन के वहाँ फ्री फंड में बौराता है जाके, बाद में उसे औकात पता चल जाती है कि एक्चुअल में हकीकत क्या है, कितनी हकीकत है और कितना फंसाना है। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है, 700 रुपये फीस है, पूरे 700 रुपये में चाहिए। जिस भी बच्चे की वो फीस है उस बच्चे की फीस मेरे पास लिखी रखी हुई है। उस बच्चे को जब वो यहाँ पे टेस्ट देने आएगा तो हम बता देंगे पर्सनली, वरना यहाँ नाम बताएंगे उसे लगेगी मेरी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट की फीस 400 रुपये शहर के अंदर, तो 3 होगी 1200 रुपये हो गई। हम तो यहाँ पे आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे, सामाजिक भी पढ़ाएंगे, और पता नहीं क्या क्या तैयारी करवाएंगे, और कितने पता नहीं फालतू में टेस्ट लेंगे, और कितने तुम्हारे संग में मेहनत करेंगे, तब जाके तुम्हारा 12वां हाई स्कूल का जो क्लास है वो सुधर के अच्छे नंबर आएंगे। तो कुल मिला के बौरा मत बनाओ, ना हमें उल्लू बनाओ। सीधी सी बात, अपनी 700 रुपये फीस है उसे ला के जमा करो, जो कि बहुत कम है, और हमें मजबूर मत करो, वरना हम फीस बढ़ा के कर देंगे 1000 या 900। और जिसे पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, सीधी बात। तो इसलिए हमने पहले ही फीस बहुत कम कर रखी है, और वैसे अभी अगली साल से देखना फीस हम बढ़ाएंगे। जब उधर वाली कोचिंग में पहुँचेंगे तो बढ़िया हिसाब किताब जब होगा बैठने तो फिर देखें, मत आना भाई, भाग जाना, सीधी बात। तो इसलिए जब मेहनत पूरी की जा रही है, काम आपको पूरा दिया जा रहा है, उसके बाद फिर आप क्यों भैया कोई लोग फीस नहीं जमा करने आ रहे, जमा करने पोंगा बना के क्यों देगा 500 कोई जमाना नहीं, सीधी बात है। जो लोग मैथ अगर नहीं पढ़ते उनके होम साइंस है, केवल उन लोगों को 500 देने हैं, बाकी जिन लोग मैथ सब पढ़ते हैं उनकी फ़ीस 700 रुपये है। समझ गए? एक आध सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते नहीं है कि खाली इंग्लिश पढ़ेंगे, खाली साइंस पढ़ेंगे, खाली मैथ पढ़ेंगे, भगा देते हैं। समझ गए? सीधी सी बात है। केवल 700 रुपये दीजिए, पूरा मज़ा लीजिए। पता नहीं कितने तुम बड़े बड़े प्राइज भी लूट के ले जाओगे, ठीक है, जिनकी कीमत 10-10 हज़ार रुपये तक होगी, 5-5 हज़ार के प्राइज वो तुम लेके जाओगे। जो लोग पुराने पढ़ते हैं उन्हें पता है। उसके बाद पता नहीं कितने तो आप अभी टेस्ट की ट्रॉफियाँ जीत लोगे, कितने टेस्ट हो जाएंगे, कितने पेपर छप के मिल जाएंगे। इतनी मेहनत होती है यार, शर्म नहीं आती देते हुए। तो कुल मिला के जो भी है अपने आप आराम से अपनी फ़ीस जो है, कोई भी व्यक्ति आपकी लेके आया पोंगा बना के, तो फिर उससे भैया 900 रुपये फीस लेंगे। हम बाद में मत कह देना कि जो हमें बताया नहीं था, सीधी बात है। खैर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है, हेडिंग डालिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक, इधर से पाई लगेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। इसमें कल हम आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक समझाएंगे, अभी तो खाली नॉर्मल लिखाएंगे। रेगिस्तान में मरीचिका, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, उसे चौक वाले बोर्ड पर समझाएंगे, क्योंकि इसमें हमें रेत बना के दिखानी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, पता चला पानी बहुत प्यास बहुत लगी हुई है, कहीं गए रेगिस्तान में, कब्रिस्तान में नहीं, रेगिस्तान में। तो जब रेगिस्तान में गए, वहाँ रेता ही रेता थी, तो रेता रेता में आदमी क्या ऐसा भ्रम होने लगता है कि सामने कोई नदी है, कोई तालाब है, लेकिन होता नहीं है वो। तो उसी को हम लोग रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, नदी क्यों दिखाई देती है, तालाब क्यों दिखाई देने लगता है, आदमी का अंदाज जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज कुछ नॉर्मल सी बातें करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण नंबर 1, हेडिंग डालिए, कांच में पड़ी दरार का चमकना। देखा होगा कभी कांच की खिड़की की कांच टूटी हो, देखना दूर से उसमें चमकती हुई नजर आती, क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यार। तो कांच में पड़ी दरार का चमकना
कांच में पड़ी दरार का चमकना, बस वही लिखेंगे कि भैया जब प्रकाश जो है कांच से सघन से विरल में जाता, कल बताया सघन माध्यम, तो कांच से जाता है हवा से होते हुए तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता, दरार चमकती हुई नजर आती, सीधी सी बात है। तो लिखिए जब प्रकाश, एक मिनट बल्कि ऐसे लिखो, जब कोई कांच चटक जाता है, 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 लेकिन तब उसके बीच में वायु आ जाती है, यानी हवा आ जाएगी, सीधी सी बात है। तब उसके बीच में वायु आ जाती है। जब कोई कांच चटक जाता है तब उसके बीच में वायु आ जाती है। जब कोई कांच चटक जाता है तब उसके बीच में वायु आ जाती है। जब कोई कांच चटक जाता है तब उसके बीच में वायु आ जाती है, तब उसके बीच में वायु आ जाती है। लेकिन और जब प्रकाश कांच और वायु, और जब प्रकाश कांच और वायु, और जब प्रकाश कांच और वायु से होकर गुजरता है, और जब प्रकाश कांच और वायु से होकर गुजरता है, कांच और वायु से होकर गुजरता है, लेकिन तब उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। 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 लेकिन और दरार हमें चमकती हुई दिखाई देती है, और दरार हमें चमकती हुई दिखाई देती है, और दरार हमें चमकती हुई दिखाई देती है, और दरार हमें चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है भाई, दरार चमक गई। दूसरा उदाहरण लिखिए, नंबर 2 देखिए, पेपर वेट में बुलबुले का चमकना। पेपर वेट में बुलबुले का चमकना। कभी पेपर वेट देखा होगा, उसके अंदर जो है हवा का एक बुलबुला होता है, ठीक है। तो कुल मिला के वो चमकता हुआ दिखाई, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पेपर वेट कांच का है, अंदर हवा आ जाती है, कांच से जाता है हवा में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। लिख लीजिए। लिखिए पेपर वेट तो समझा होगा, दबा जिससे पन्ने दबा के रखे जाते हैं भाई। तो पेपर वेट में जब प्रकाश कांच, यानी वही पेपर वेट में जब प्रकाश कांच और वायु, पेपर वेट में जब प्रकाश कांच और वायु से होकर गुजरता है, लेकिन तब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पेपर वेट का बुलबुला चमकदार दिखाई देता है। और पेपर वेट का बुलबुला चमकदार दिखाई देता है। और पेपर वेट का बुलबुला चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डाल लीजिए, कराएंगे कल। हीरा क्यों चमकता है? सुना है? अरे राजू, तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं, हीरा जैसा चमक रहा है, तो हीरा क्यों चमकता है? कभी दिमाग में आया? नहीं आया? कल बताएंगे हीरा क्यों चमकता है। और उसके साथ में लिए हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता
है। तो हीरा क्यों चमकता है? क्या वो भानु प्रताप का लड़का है, उसके पास बहुत पैसा है इसलिए हीरा चमक रहा है? क्या उसकी बीवी IAS ऑफिसर बन गई है इसलिए हीरा चमकता हुआ नजर आ रहा है? या फिर कुछ और कारण है? सूर्यवंशम पिक्चर आपने देखी होगी, सेट मैक्स पर दिन भर आती रहती है, उसमें हीरा ठाकुर होते हैं, वो क्यों चमक रहे हैं? तो हीरा क्यों चमकता है, विशेष कारण आप लिख सकते हैं। फिलहाल तो हीरा क्यों चमकता है हम आपको बताते हैं। हीरे में होती है विशेष संरचना। कैसी संरचना होती है? विशेष। और हीरे का जो कोण होता है, क्रांतिक कोण, वो होता है 24 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग पुलिस, सिपाही, चपरासी अपरासी का पेपर देने जाते हैं या पॉलिटेक्निक GTI TI की तैयारी करेंगे, पूछा जाएगा हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। तो हीरे के लिए क्रांतिक कोण बिल्कुल याद कर लो, 24 डिग्री होता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जहां भी क्वेश्चन आते हैं, वो कोई कंपटीशन हो, चूरन से चूरन कंपटीशन लेके बड़े से बड़ा कंपटीशन, वहां पूछा जाएगा हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है। क्या कहोगे आप? हीरे के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। जब हीरे में प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का मान इसके क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, कल भी हमने कहा था, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। सीधी सी बात है, जहां भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वहीं पे आपको कोई चीज चमकती दिखाई देगी। ठीक है, लिखिए। जब प्रकाश हीरे के पृष्ठ पर पड़ता है, 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 तब, जब प्रकाश हीरे के पृष्ठ पर पड़ता है तब इसके लिए, तब इसके लिए क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान हीरे के क्रांतिक कोण, हीरे के क्रांतिक कोण 24 डिग्री से अधिक हो जाता है, 24 डिग्री से अधिक हो जाता है। तब इसके लिए क्रांतिक कोण का मान हीरे के क्रांतिक कोण 24 डिग्री से अधिक हो जाता है। हमने आपको बताया हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री। तो 24 डिग्री से अधिक हो जाता है, 24 डिग्री से अधिक हो जाता है और हीरा हमें चमकता हो, एक मिनट, अधिक हो जाता है, लेकिन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, जिससे हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। सरल भाषा में कहो, हीरा चमक रहा हो, कांच चमक रहा हो, टूटा हुआ कुछ भी चमक रहा हो, आप क्या कहोगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसलिए कोई भी चीज चमकती हुई दिखाई दे रही है। बस सीधी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए, रेगिस्तान में मरीचिका। समझ के लिखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका क्या होती है? यह मरीचिका समझाते हैं। भैया जरा देखो, किसी का एग्जाम्पल लेना पड़े, चलो आदित्य भाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया ये एक पेड़ है, कैसा लग रहा है? कुछ लोग कहेंगे अभी बना भी है, हाँ बन रहा है अभी। मान लिया ये आपके सामने पेड़ बन चुका है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए रेगिस्तान है तो नीचे अंधाधुंध रेत है,
रेगिस्तान में रेत है, ठीक है, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लिया चलो आदित्य भाई खड़े हुए हैं, थोड़ा भांगड़ा कर रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पे इन्हें दिखाई दे रहा है पेड़ का परछाई दिख रही है, मान लीजिए ये यहाँ पे इन्हें पेड़ की परछाई दिख रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं तो थोड़ा सा लिखाने में आराम रहेगी, जरा समझिए। ये सूर्य है मान लिया, और ये प्रकाश किरणें। अब जरा समझिए, बहुत ही ध्यान से सब लोग समझें। भैया ये मान लिया, ये हमने लिख दिया बर्फ और ये हमने लिख दिया पानी। बताओ दोनों में ज़्यादा ठंडा, ध्यान से समझेंगे तो आप बहुत आराम से लिख लेंगे। बताओ बर्फ और पानी में दोनों में ज़्यादा ठंडा कौन होता है, बताइए। बहुत सारे लोग कहेंगे बर्फ ठंडा होता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में घना कौन होता है, तुम कहोगे बर्फ, बिल्कुल सही बात है। तो बर्फ क्या होगा, सघन, और पानी क्या होगा, बिरल। यानी जो चीज़ ज़्यादा ठंडी है वो ज़्यादा घनी है, यानी सघन है। ठीक, तो जरा समझिए, ये रेत है, सब लोग देखें, रेगिस्तान में जो रेत होगी वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। बहुत सब लोग ध्यान से समझें, रेगिस्तान में जो रेत होगी वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। जब ये गर्म होगी तो क्या होगा, नीचे की रेत कैसी है, गर्म। देखना सब लोग, गर्म वाली चीज़ क्या होगी, बिरल। यानी ये वाली इसके पड़ोस में जो हवा चल रही होगी वो कैसी होगी, बिरल, क्योंकि गर्म है यार। गर्मी होती क्या, तुमने देखा नहीं, ठंड में लोग एक ही रजाइया में 4 लोग घुस के, गर्मी में कहते दूर हटो यार गर्मी बहुत लग रही है, देखो सीधी बात है। तो जो चीज़ गर्म होगी वो कैसी होगी, बिरल, क्योंकि नीचे की रेत अंधाधुंध गर्म है, रेत गर्म है तो यहाँ की हवा भी गर्म है, यानी यहाँ की हवा पास वाली कैसी होगी, बिरल। लेकिन जैसे जैसे हम लोग रेत से दूर जाएंगे, मान लीजिए जो यहाँ पे हवाएं चल रही होगी वो तो रेत से दूर है, यानी ठंडी हवाएं होंगी थोड़ी सी। कुछ लोग कहेंगे रेगिस्तान में ठंडी हवा कहाँ से आई, हम कब कह रहे हैं कि वो ठंडी है, लेकिन नीचे वाले की तुलना में तो ठंडी है, क्योंकि जो रेत के कतई पड़ोस में तो ज़्यादा गर्म है, ऊपर थोड़ी दूर है तो थोड़ी सी ठंडी है। ठीक है, अब ये ठंडी है तो ये होगी सघन। और हम लोगों ने पढ़ा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है, भैया सूर्य से सबसे पहले किरण पड़ी पेड़ पे, ये देखो, और पेड़ से किरण गई नीचे की तरफ, ऐसे करके नीचे, और नीचे से टकरा के पहुंची इसकी आंख पे। तो अब देखो सघन माध्यम से, ऊपर ठंडी हवा है तो सघन है, नीचे गर्म हवा है तो बिरल है। तो जो पेड़ से किरणें आ रही हैं वो सघन माध्यम से होकर बिरल में जा रही है। सबको पता है जब सघन माध्यम से बिरल माध्यम में किरण जाती है तब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसे ऐसा लगेगा ये किरण टकरा के वापस आएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसे लगेगा कि किरण यहाँ से नहीं बल्कि जमीन के अंदर से आ रही है, और इसे यहाँ पे जो प्रतिबिंब है या जो पेड़ है इसकी नीचे छाया दिखाई देने लगेगी, और इसे लगेगा कि छाया कब दिखती है, जब नीचे कोई तालाब वाला होता है तो इसे यहाँ पे तालाब होने का भ्रम हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहेंगे रेगिस्तान में मरीचिका। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आराम आराम लिखेंगे। लिखिए, रेगिस्तान में, रेगिस्तान नहीं लिख पाए, रेगिस्तान, ये लिखा हुआ रेगिस्तान। रेगिस्तान में रेत गर्म होती है, रेगिस्तान में रेत गर्म होती है, रेगिस्तान में रेत, जैसे इस समय रेत तो छोड़ो, इस समय तो यहां भी बहुत गर्म है, कह नहीं सकते हैं। हम पे जो गुजरी है तुमको सुनाएंगे, ये वीडियो कैसे बनती है केवल हम जानते हैं, फिर हमारा खुदा जानता है। इतनी गर्मी, पंखा चल नहीं सकता है, बहुत बुरी हालत है। खैर झेला जाएगा भाई, क्या बात, बहुत ही जल्दी ऑफलाइन बुलाएंगे, फिर यहीं चलाएंगे आराम से, एसी बैठ के पढ़ाएंगे। खैर क्या लिखा, रेगिस्तान में रेत गर्म होती है, लेकिन तथा इसके पास की वायु भी गर्म, इसके पास की वायु भी गर्म और बिरल होती है, इसके पास की वायु भी गर्म और बिरल होती है, इसके पास की वायु भी गर्म और बिरल होती है, इसके पास की वायु भी गर्म और बिरल होती है। लेकिन जबकि ऊपर की वायु, ये देखो ऊपर, जबकि ऊपर की वायु ठंडी एवं सघन होती है, जबकि ऊपर की वायु ठंडी एवं सघन होती है, ऊपर की वायु ठंडी एवं सघन होती है।
लिखो जब प्रकाश किरणें, बल्कि ऐसे लिखो जब पेड़ से आने वाली किरणें, ये देखिए जब पेड़ से आने वाली किरणें, जब पेड़ से आने वाली किरणें सघन माध्यम से होकर, जब पेड़ से आने वाली किरणें सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में जाती हैं, यानी ठंडी हवा से होकर गर्म हवा में जाती हैं। सघन माध्यम, चित्र नहीं बनाना, हमने आपको समझाने के लिए बनाया। सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में जाती हैं। देखिए तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। लेकिन और यात्री को ऐसा प्रतीत होता है, 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 कैसा कि प्रकाश किरण जमीन के अंदर से आ रही हैं, कि प्रकाश किरण जमीन के अंदर से, कि प्रकाश किरण जमीन के अंदर से आ रही है, कि प्रकाश किरण जमीन के अंदर से आ रही हैं। लेकिन और उसे पेड़ की छाया दिखाई देती है। अभी एक बहुत मजे वाली बात बताएंगे, मजा आ जाएगा। और उसे पेड़ की छाया दिखाई देती है तथा पानी होने का भ्रम हो जाता है। पेड़ की छाया दिखाई देती है तथा पानी होने का भ्रम हो जाता है। पेड़ की छाया दिखाई देती है तथा पानी होने का भ्रम हो जाता है। पानी होने का भ्रम हो जाता है। पानी होने का भ्रम हो जाता है। लेकिन इसे रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। इसे रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं।